विशेष तौर पर इस एपिसोड के माध्यम से न सिर्फ हिंदुस्तान में रहने वाले बल्कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली और अन्य यूरोपियन देशों में, युगांडा, कीनिया, इजिप्ट, अन्य अफ्रीकन देशों में, दुबई, आबू धाबी, शारजाह और अन्य मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, ओमान में और जो भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उन सभी में रहने वाले चतुर्वेदी बांधवों को भी इस चैनल के माध्यम से पालागन करता हूं। मैं अतुल चतुर्वेदी, फिरोजाबाद से आवर हेरिटेज यूट्यूब चैनल के चतुर्वेदी हेरिटेज सीरीज का अगला एपिसोड लेके आपके सामने प्रस्तुत हूं। पिछले एपिसोड्स में हम लोग चर्चा कर चुके हैं चतुर्वेदी, माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण समुदाय के गोत्रों की भी चर्चा की है हमने। माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण समुदाय के ब्रह्म क्षत्रिय का रोल निभाने की भी चर्चा की है हमने। माथुर चतुर्वेदी समुदाय धीमे धीमे भदावर क्षेत्र में और देश के अन्य क्षेत्रों में भी जाने लगे। प्राचीन काल, पौराणिक काल, इन सब की चर्चा करते हुए मध्यकाल और आधुनिक काल की भी हम चर्चा करते रहे। आज इस एपिसोड में जो पहला विषय है जिसके विषय में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि कुछ ऐसे चतुर्वेदी परिवार भी हैं जिनके नाम में आपने देखा होगा कि उनके नाम के आगे सिंह लगता है। तो एक घटना जुड़ी हुई है, तो वो उस परिवार के, एक ग्वालियर मध्य प्रदेश के परिवार के लोग जो कि अब अन्य स्थानों पर भी चले गए हैं, उनके नाम में सिंह क्यों लगता है, इसकी चर्चा करेंगे। हुमायूं जब शेरशाह सूरी उसका पीछा कर रहा था और हुमायूं भाग रहा था, तो किस चतुर्वेदी परिवार ने कहां उनकी मदद की, उसकी चर्चा करेंगे। साथ में ही आपको ये भी बताएंगे कि चतुर्वेदी समुदाय अन्य क्षेत्रों के साथ ही साथ ज्योतिष और तंत्र के क्षेत्र में भी एक से एक विद्वान लोगों को देने वाला रहा है। पिछले एपिसोड से कई लोग ये कह रहे हैं कि YouTube में देखने के हिसाब से एपिसोड्स लंबे हो जाते हैं, क्योंकि आमतौर पे जो मेरा एपिसोड बनता है उसमें 2-3 टॉपिक अपन कवर करते हैं और वो कभी कभी 40 से 50 मिनट के बीच तक पहुंच जाता है। तो कुछ लोगों की राय से इस बार ऐसा कर रहे हैं कि वो टॉपिक के हिसाब से वो एपिसोड पूरा रिकॉर्ड किया है, लेकिन उसको 2 भागों में स्प्लिट कर देंगे। दोनों भाग एक साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उनको आप चाहें तो अलग अलग देख सकते हैं, चाहें तो एक साथ देख सकते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इटावा के एक परिवार की। इटावा में भगवान दास जी थे, जो कि लगभग 150 साल पहले कार्य की तलाश में, बेहतर जीवन की तलाश में इटावा से ग्वालियर रियासत की तरफ गए। ग्वालियर में उस समय सिंधिया लोगों का राज्य था और अपने वीरता और सौम्य व्यवहार से वहाँ के तत्कालीन शासक जयाजी राव सिंधिया जी को उन्होंने प्रभावित किया और उनकी सेवा में उनको स्थान मिल गया। ये जो भगवान दास चतुर्वेदी जी थे, इनके पुत्र का नाम था महाराज जी चौबे। जो उनके पुत्र थे, उन्होंने भी अपने व्यवहार से महाराज सिंधिया को प्रभावित किया और वो उनकी सेवा में आ गए। भगवान दास जी ने अवकाश ले लिया। अब ये किस्सा आगे चल के ऐसे चलता है कि ये जो महाराज जी चौबे थे, इन पे महाराज सिंधिया को बड़ा भरोसा था। ये घटना 1876 की है। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ और वो ग्वालियर में भी उनको न्योता दिया गया। और जब उनके ग्वालियर आने की बात हुई तो महाराज सिंधिया ने इन महाराज जी चौबे से कहा कि प्रिंस ऑफ वेल्स को हम लोग शेर के शिकार के लिए ले जाएंगे और आप उसकी व्यवस्था करिए। जब शिकार के लिए जाने की बात होती है तो शेर को घेरने के लिए, आकृष्ट करने के लिए एक कुछ शिकार बांधा जाता है, सामने होता है, जिसके लालच में शेर आता है।
तो वो प्रचलन पाड़ा गाय या भैंस का बछड़ा कह लीजिए उसको बांधने का था। महाराज सिंधिया ने जब बांधने के लिए उसकी बात की तो महाराज जी चौबे ने कहा कि ये तो मैंने नहीं बांधा, ये मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं चतुर्वेदी ब्राह्मण हूं और मैं ये पाड़ा बांधने का काम मैं नहीं करवा पाऊंगा। अब महाराज सिंधिया की स्थिति ये थी कि सारा इंतजाम शिकार का हो चुका था और शिकार के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड वहां पर इनवाइटेड थे। तो या तो झल्ला के या जैसे भी उन्होंने कहा, तो अब वो चाहे पाड़ा बंधे चाहे तुम सामने आओ, हमें तो शिकार करना है। तो ये महाराज जी चौबे इतने हिम्मती थे कि उन्होंने अपने दाहिने हाथ पर बहुत सारा कपड़ा लपेटा और एक कटार ले ली और पैदल चल पड़े आगे आगे। अब पीछे शिकार की पूरी तैयारी है, महाराज जयाजीराव सिंधिया हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स हैं और जो महाराज जी चौबे हैं ये पैदल चले जा रहे हैं। आगे जैसा शिकार में इंतजाम होता है, शेर आया और जब शेर आया और उसने हमले का उपक्रम किया तो महाराज जी चौबे ने जिस हाथ पे कपड़ा बंधा हुआ था कटार सहित वो हाथ शेर के मुंह में डाल दिया और अंदर कटार घुमा दी, जिससे कि वो शेर वहीं के वहीं मर गया। अब तो सब चमत्कृत थे। ये किस्सा मुझको उनके आगे के वंशज श्री महेंद्र ने बताया है। उन्होंने तो मुझे ये बताया कि ऐसे करके उन्होंने 10 या 11 शेर मारे, जिनकी फोटो जय विलास में महाराज सिंधिया की फोटो है और वो शेर आगे पड़े हुए हैं। बहरहाल चूंकि उन्होंने शेर को ऐसे मार गिराया तो महाराज सिंधिया बहुत चमत्कृत भी हुए, प्रसन्न भी हुए। प्रिंस ऑफ वेल्स का भी यही हाल हुआ होगा और इनको सिंह की उपाधि दी। तब से इनके परिवार में सिंह का नाम लगने लगा। फिरोजाबाद में चौबे हाउस में भी श्री अर्जुन सिंह जी, स्वर्गीय श्री मेघ सिंह जी, ये भी नाम है। चूंकि ब्रह्मक्षत्रिय वाली बात भी है तो सिंह लगाने का प्रचलन भी है। शीतल प्रसाद जी इटावा में थे, उनके बड़े भाई अर्जुन सिंह जी भी अपने नाम में सिंह लगाते रहे हैं। तो ये चतुर्वेदियों में है, लेकिन इनको सिंह की उपाधि मिली। इन्हीं के परिवार में जो महाराज सिंह जी हुए उनको तो आगे गांव दिया गया जिसका नाम महाराजपुर हुआ और आज उस जमीन पे महाराजपुरा हवाई अड्डा है। बाद में जब महाराज जयाजीराव सिंधिया की असमय मृत्यु हुई और उनके 10 वर्षीय पुत्र माधवराव सिंधिया जी बैठे तो महाराज सिंह चौबे उनके निजी सचिव घोषित हुए और महाराज सिंह जी की मृत्यु के बाद 1895 में उनके 2 नाबालिग पुत्र मोती सिंह जी और तेज सिंह जी हुए। महाराज सिंधिया ने इन दोनों पुत्रों को जो राजाओं का विद्यालय था सरदार स्कूल, उसमें पढ़ाया। उसमें खाली राजे रजवाड़ों के ही बच्चे पढ़ते थे और बाद में तेज सिंह जी को उच्च शिक्षा के लिए बंबई के मैरिन इंजीनियरिंग कॉलेज भेजा गया और वहां से लौटने के बाद हरसी डैम की स्थापना के लिए शाजापुर में तैनात किया। कार्य पूरा होने पर उनको चांदपाठा जलाशय में सिंधिया परिवार का निजी जलयान बनाने के लिए काम दिया गया और फिर वो ग्वालियर स्टेट के जल निगम के मुख्य अभियंता बने और उनके लघु भ्राता मोती सिंह जी महल की सेवा में ही रहे। तो ऐसे जो ब्रह्म क्षत्रियों का एक प्रचलन है, जो चीज थी वो बाद में भी चलती रही। ग्वालियर के सिंधिया घराने से जो इटावा से गए हुए परिवार का जुड़ाव रहा और जिनका नाम में सिंह लगने लगा, ये किस्सा एक तरफ तो आशुतोष जी ने मुझे बताया और महेंद्र चतुर्वेदी जी ने इसके विषय में मुझे विवरण भेजा। तो उन दोनों का एक बार मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात, जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि ये ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण लोग, माथुर चतुर्वेदी लोग, ये पढ़ने लिखने में हर क्षेत्र में अपने कीर्तिमान स्थापित करते रहे। तो ज्योतिष और तंत्र का क्षेत्र कैसे पीछे छूट जाता। भारत की प्राचीनता, आर्य संस्कृति की प्राचीनता
और ब्राह्मण, माथुर ब्राह्मण, माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण, इनकी प्राचीनता का ताना बाना एक दूसरे में ऐसे बिना हुआ है जैसे कि इलाहाबाद में त्रिवेणी में जब तीनों नदियां या किसी महिला की चोटी में तीन हिस्से बुनते हैं एक दूसरे के ताने बाने में, तो वो मिलके एक हो जाते हैं। प्राचीन संस्कृति, संस्कृत भाषा का ज्ञान है, वेद, वेदांग, आयुर्वेद, ज्योतिष, तंत्र, इन सब चीज़ों से चतुर्वेदी ब्राह्मणों का, माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों का बड़ा अभिन्न संबंध रहा है। इस विषय में सबसे पहला नाम जो मैं लेना चाहूँगा वो नाम है ऐसे व्यक्तित्व का कि जिसके पांडित्य, जिसकी विद्वता का लोहा पूरे हिंदुस्तान में जिन लोगों को मालूम था कि विद्वता क्या होती है वो सभी लोग मानते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महामहोपाध्याय स्वर्गीय पंडित गिरधर शर्मा आचार्य जी की। वो जयपुर में राजकीय आचार्य महाराज संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। जब वो वहाँ से रिटायर हो गए तो बनारस के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में उनके लिए एक स्पेशल चेयर बनाई गई, क्योंकि जो उनका गीता पे अथॉरिटी थी उसके लेक्चर होते थे और रिटायरमेंट के बाद काशी में वास करते हुए जीवन पर्यंत उन्होंने न जाने कितने लेक्चर दिए और उनकी विद्वता से न जाने कितने लोग लाभान्वित हुए। ये जो परिवार है ये सदियों से जयपुर में रह रहा है। इनके एक पूर्वज राजकवि रहे। 11-12 जनरेशन से जयपुर में ये लोग उसी मकान में रह रहे हैं। जैसा मैं पहले भी जिक्र करता आया हूं कि मैंने आपसे कहा था कि जब मैं इजिप्ट में काहिरा या कैरो के खान अल खलीली मार्केट में था तो वहां मैंने ऐसी दुकानें देखी जहां पुष्ट दर पुष्ट उसी परिवार के लोग बैठ के व्यापार करते रहे हैं। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में और ख़ास तौर से हमारे माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों के समाज में अभी भी कुछ मकान ऐसे हैं जिनमें पुश्त दर पुश्त वही परिवार 500 साल से, 400 साल से, 200 साल से रह रहा है। कुछ मकानों का पिछले एपिसोड में मैंने जिक्र किया है, आगे भी जैसी जानकारी आती जाएगी वो मैं जिक्र करता रहूँगा। इन्हीं महामहोपाध्याय गिरधर शर्मा जी के 2 पुत्र थे, देवी दत्त जी और शिव दत्त जी। जो देवी दत्त जी थे वो ज्योतिष और तंत्र के एक इतना बड़ा हस्ताक्षर थे कि जो भारत के बाद में उपराष्ट्रपति रहे, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी, वो उन पास आना जाना रहता था। और अगर नाम लेने चलें तो एक ऐसी लंबी श्रृंखला बनेगी कि उसके लिए एक अलग एपिसोड ही बनाना पड़ जाएगा। देवी दत्त जी के पुत्र ईश्वर प्रसाद जी, जो कि अपने बाबा यानी महामहोपाध्याय स्वर्गीय गिरधर शर्मा आचार्य जी के बाद राजकीय आचार्य महाराज संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, उनके पुत्र ललित जी से जब मैं ये जानकारी ले रहा था तो ललित जी ने एक किस्सा बताया कि 1989 में उनकी माता जी को एक हार्ट की बड़ी गंभीर बीमारी हुई और जिसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे। तो ललित जी का कहना है कि उनके बाबा देवी दत्त जी ने कुछ तांत्रिक प्रयोग किया और उससे उन्होंने कहा और वो ठीक हुई। यहाँ मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि चूंकि हम लोग एक हेरिटेज की चर्चा कर रहे हैं, तो हेरिटेज जब हम चर्चा करते हैं तो हमें बहुत से परिवारों के उन किस्सों का समावेश भी करना उचित होता है जिनको हम ये बता रहे हैं कि उनके परिवारीजनों ने बताए हैं। कई ऐसे किस्से हैं जिनकी प्रामाणिकता उनके परिवारीजनों के उद्बोधन पर ही निर्भर करती है। जो शिव दत्त जी थे उनको 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। वो
45 से 50 गोल्ड मेडल उन्होंने जीते और वो जो हैं वेद विज्ञान गीता पर अथॉरिटी माने जाते थे। जो जयपुर में इन लोगों का मकान पान दरीबा वाले इलाके में हवा महल के पास था, तो स्वर्गीय गिरधर शर्मा आचार्य जी की स्मृति में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय शिवशरण माथुर जी ने उस पान दरीबा वाले स्थान का नाम महामहोपाध्याय गिरधर शर्मा जी के नाम पर मार्ग, उन्हीं के नाम पर मार्ग कर दिया था, जो गोविंद देव जी के मंदिर के पास का स्थान है जयपुर में। इसी ज्योतिष पे और बात करें तो मुरलीधर जी होलीपुरा के हुए, जिन्होंने ये भविष्यवाणी की कि जो होलीपुरा में सती हुई थी उनकी 7वीं पीढ़ी जो है वो बहुत फूलेगी फलेगी। और इत्तेफाक है कि वो भविष्यवाणी सही हुई। 7वीं पीढ़ी में राय साहब, जुगल किशोर जी, जस्टिस ब्रज किशोर जी, विशंबर नाथ जी और जाने कितने बड़े बड़े नाम हुए। जस्टिस ब्रज किशोर जी के बारे में मुरलीधर जी ने कहा था कि भाई इनको आगे पढ़ाओ, ये बहुत प्रगति करेंगे, और ये हम सब जानते हैं कि इतिहास में ऐसा हुआ। जो जस्टिस ब्रज किशोर जी थे वो खुद ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे, ये बात सर्वविदित है। आगरा के हरि मोहन जी जो कि इटावा के थे, फिर आगरा रहने लगे थे, हम लोग उनको हरिदत्ता कहते थे। हरिदत्ता की ज्योतिष के जाने कितने साक्षात प्रमाण मेरे खुद के देखे हुए हैं। उनका ज्योतिष पे और ख़ास तौर से फलित ज्योतिष और भविष्यवाणी पर बहुत कमांड था, और मेरे पिताजी श्री अशोक चंद जी चतुर्वेदी जी के साथ उनकी ज्योतिषीय चर्चा न जाने कितनी बार, उसमें मुझको भी दर्शक बनने का सौभाग्य मिला है। मैं एक और ऐसे व्यक्तित्व का नाम आपको बताना चाहूँगा। इटावा में खतराना टोला है, वहाँ के स्वर्गीय श्री रघुवर दयाल जी, रघुवर दयाल जी और इनके कजिन थे ब्रजवासी लाल जी, जो कि अकाउंटेंट के पद पर अवागढ़ राज्य में काम करते थे। स्वर्गीय ब्रजवासी लाल जी के लड़के थे स्वर्गीय बलभद्र जी, जो मेरे पिताजी के मामा थे इटावा के, और ब्रजवासी लाल जी हमारी दादी स्वर्गीय श्रीमती कृष्णा देवी जी के पिताजी थे। जो रघुवर दयाल जी थे उनकी शादी स्वर्गीय रोशन लाल जी, जिनको के भीम चच्चा के नाम से, क्योंकि वो बहुत कसरती आदमी थे, बहुत कसरत करते थे, जिनकी चर्चा पहले भी की है और आगे भी करूंगा, उनकी पुत्री स्वर्गीय सरस्वती चतुर्वेदी जी से हुई थी। जो सरस्वती बुआ जी थी, स्वर्गीय रघुवर दयाल जी थे, उनके पुत्र मित्रानंद जी हुए, जो आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल थे। 1913 का जन्म था उनका, द्वितीय विश्व युद्ध में भी गए। मित्रानंद जी 1949 में आईपीएस में सेलेक्ट हुए, उनके विषय में मैं आगे चर्चा करूंगा। ये जो रघुवर दयाल जी थे, ये ज्योतिष के और पामिस्ट्री के बहुत ज्ञाता थे। रघुवर दयाल जी के पास न जाने कितने लोग आते थे और उनके ज्योतिष विद्या के कायल थे। जयपुर के हरिनाथ जी, जो कि बांदी कुई के बसुआ गोविंदपुर के रहने वाले थे, उन्होंने रेलवे में काम किया, गजब के ज्योतिषी थे। इटावा के काका द्वारका प्रसाद जी, उनके 3 पुत्र थे, श्री नारायण जी, भैया साहब, प्रताप नारायण जी, हरि नारायण जी। ये जो हरि नारायण जी थे ये भी ज्योतिष के बड़े ज्ञानी। काका पंडित द्वारका प्रसाद जी का तो ज्योतिष और तंत्र का अद्भुत ज्ञान था। हरि नारायण जी न्यूमरोलॉजी के भी एक्सपर्ट थे। ये बम्बई रहे, इनके पुत्र राधानाथ चतुर्वेदी ऑल इंडिया रेडियो के डीजी रहे, दूसरे बिजनाथ जी कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर रहे, और बाबू चाचा भोपाल में रहे। जस्टिस ब्रज किशोर जी, जिनकी चर्चा हमने कई बार की है, उनका भी ज्योतिष का ज्ञान बहुत गजब का ज्ञान था। मेरे फूफा जी थे रवीन्द्र नाथ जी, राय साहब जोगल किशोर जी के लड़के, होलीपुरा वाले। जो रवीन्द्र फूफा जी थे वो वैसे तो इंजीनियर रहे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर इरिगेशन विभाग में।
बहुत गजब का व्यक्तित्व था, सिद्धांतों पे अडिग रहने वाले आदमी थे। वो उनके छोटे भाई अवधेश चंद जी और उनके दूसरे छोटे भाई मुनीन दद्दा, मुनीन नाथ जी, इन लोगों का भी ज्योतिष की रुचि और ज्ञान, कई बार मेरी भी उन लोगों से मुझे सौभाग्य मिला चर्चा करने का, उन लोगों का ज्योतिष का ज्ञान भी उल्लेखनीय था। एक और ज्योतिषी की जब बात ज्योतिषियों की हो रही है तो मैं चर्चा करना चाहूँगा स्वर्गीय बनवारी लाल चतुर्वेदी जी की, जो आगरा में रहते थे, शिक्षा विभाग से संबंधित थे। और बनवारी लाल चतुर्वेदी जी की ज्योतिष का तो इतना चर्चा थी, वो तो थी, मेरा खुद का अनुभव है, मैं बहुत छोटा था और वो फिरोजाबाद में आए और उन्होंने मेरी जन्मपत्री देख के कहा, जब मैं कितना 8-9 साल का रहा हूँगा, कि ये बच्चा विदेश का व्यापार करेगा। ना मैं विदेश जानता था, ना विदेश का व्यापार हम लोग जानते थे, बट आगे चल के मैंने किया। तो ऐसे ज्योतिषी भी थे। एक और मैं चर्चा करना चाहूँगा डॉक्टर वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी मथुरा में, उनके पिताजी श्रीवर जी, ये कर्मकांड ज्योतिष के बड़े ज्ञानी लोग थे। एक लक्ष्मण दत्त शास्त्री जी मथुरा में थे, उनको भी बहुत ज्ञान था। और साथ में पंडित दामोदर शास्त्री जी हैं मथुरा में, उनका भी कर्मकांड में बहुत ज्ञान है। डॉक्टर वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी जी के पुत्र गुरुजी सहदेव कृष्ण जी हैं, उनको भी कर्मकांड का, साहित्य का बहुत ज्ञान है। लेकिन जहाँ तक सवाल ज्योतिष का है तो मैं चाहूँगा चर्चा करना, हमारे गुरुजी वासुदेव कृष्ण जी की पुत्री थी, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, ब्रजबाला जी। उनका ज्योतिष में इतना गहन अध्ययन था और इतना गूढ़ ज्ञान था कि अगर महिला होते हुए, मथुरा में रहते हुए किसी को सौभाग्य मिला हो उनके पास जाने का, तो कहेंगे कि इतनी ज्ञानी विदुषी महिला थी। हमारे अपने हेरम भाई साहब प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी जी भी प्रकांड ज्योतिषी हैं। उनकी भविष्यवाणियां अद्भुत रूप से सही होती हैं। देखिए, ज्योतिषियों की हम लोगों ने चर्चा की, तो एक आधुनिक पद्धति से पढ़े हुए ज्योतिष विद्वान की चर्चा करना बहुत जरूरी है। मैं बात कर रहा हूं श्री दानिश कुमार चतुर्वेदी की, जो कि इंडियन बैंक में एक बहुत सीनियर मैनेजमेंट के पद से रिटायर हुए और आगरा के स्वर्गीय रघुनाथ प्रसाद जी के पुत्र हैं। उन्होंने भारतीय विद्या भवन से आधुनिक पद्धति से ज्योतिष सीखी। उस ज्योतिष में बहुत समय दिया, रिसर्च की, क्योंकि वो JNU से भी पढ़े, तो उनका एक आधुनिक किस्म का भी अप्रोच रही ज्योतिष के प्रति। और उनसे जब आप बात करें तो आपकी समझ में आएगा कि ज्योतिष एक विज्ञान तो है ही है, लेकिन इसको अगर प्राचीनता के साथ मिला के किया जाए तो इसके जो रिजल्ट हैं वो वाकई अद्भुत हो सकते हैं। आधुनिक काल के ज्योतिषियों में श्री दानिश कुमार चतुर्वेदी जी की चर्चा करे बिना यह पूरी चर्चा अधूरी रह जाती, इसलिए उनकी चर्चा करना अति आवश्यक था। ज्योतिष पर चर्चा करें तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन यह एक अपनी विरासत की चर्चा है इस एपिसोड में, तो मैं आगे अब इस बात को बढ़ाऊंगा और अब मैं इस बात को ले चलता हूं हुमायूं वाले किस्से की तरफ। पिछले कुछ एपिसोड से बहुत से लोग ऐसा फीडबैक दे रहे हैं कि चूंकि ये हम लोगों के एपिसोड लंबे हो जाते हैं 40 से 50 मिनट के, तो उसको एक बार में देखना संभव नहीं है। तो इस बार एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि एपिसोड जैसे ये वाला भी लगभग 50 मिनट के आसपास का रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन इनको 2 भागों में स्प्लिट करके और रिलीज करेंगे। टॉपिक्स ये सारे 2 भागों में मिला के कवर होंगे और उसको आप चाहे एक साथ एक के बाद एक देख लें और चाहे अलग अलग समय पे चला के देख लें। ये जो एपिसोड को हम लोग 2 भागों में विभक्त कर रहे हैं, तो ये पहला भाग यहाँ पूरा होता है जिसमें हमने चतुर्वेदी कुछ परिवारों में नाम में सिंह कैसे लगा उसकी चर्चा की है। हमने ज्योतिष और तांत्रिक जिन लोगों ने अपना साहित्य में
संस्कृत में, इस सब में नाम कमाया, उन लोगों की चर्चा की है। इसी कंटिन्यूएशन में अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे करेंटी के बारे में, आपको बताएंगे कि हुमायूं की मदद चौबे चिंतामण ने कैसे की, और भी कुछ बातें बताएंगे। वो आपको इसके अगले एपिसोड में, यानी एपिसोड नंबर 18 में मिलेगी। ये एपिसोड नंबर 17 है। आज के इस एपिसोड में इन चर्चाओं के अलावा एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा। वो बात यह है कि देखिए, हम लोग हिंदुस्तान में श्री माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों का इतिहास और विरासत ढूंढ के, लोगों से संपर्क करके प्रयास कर रहे हैं कि उसे संजोएं, सहेजें और आपके सामने प्रस्तुत करें। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं जो लोग हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं, जिससे उस जानकारी को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि आप और जानकारी भेजिए जिससे हम ये प्रस्तुत कर सकें। एक मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के बाहर, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, यूरोप के महाद्वीप में, अफ्रीका में, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, फार ईस्टर्न कंट्रीज में, या जहां जहां चतुर्वेदी लोग हैं, अगर आप लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंचता है तो आप कृपा करके मुझसे संपर्क करिए और वहां की जानकारी दीजिए, क्योंकि ये सारी दुनिया के चतुर्वेदी बांधवों के विरासत को सहेज के सबके सामने प्रस्तुत करने का एक मेरा प्रयास है। इसमें आप सहायक बनिए। उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा, चतुर्वेदी समाज, और बल्कि जो लोग चतुर्वेदी समाज से बाहर के भी हैं। ये हमारा इतिहास और विरासत, ये हमारे हिंदुस्तान का इतिहास और विरासत है, ये इस दुनिया का इतिहास और विरासत है, तो ये तो सभी लोगों के लिए